अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ फिज़िक्स। तमाम मेरे बच्चों का, तमाम मेरे नाजरीन का, देखने वालों को, सुनने वालों का यूजी के ऑफिशियल पोर्टल में खुश आमदीद और उन सबको मेरा सलाम। अच्छा जी बच्चों, अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मैं लास्ट टाइम आप लोगों को ये बता रहा था कि आप लोगों का जो फर्स्ट 50% है दैट इज़ अप टू 6th चैप्टर and that is almost covered, that is almost complete. We are on the numerical, we are very close to the destiny. हम अपनी डेस्टिनी के बहुत करीब हैं। हमने 4 न्यूमेरिकल छठे चैप्टर के भी पढ़ा दिए हैं। तो आज के लेक्चर को भी थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, हाफ एन आवर का रखेंगे, ताकि इस आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कवर कर लिया जाए। फिर उससे ऑनवर्ड हम लोग अपनी रिवीजन का आगाज़ करेंगे या अपने एक दफ़ा कोर्स को दोबारा से क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारा कोई पॉइंट, कोई चीज़, कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, कोई बात रह तो नहीं गई। लेकिन जी अपनी बात को स्टार्ट करते हैं विद द 5th न्यूमेरिकल वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स। 5वें न्यूमेरिकल पे अपनी बात को लेके चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेट्स राइट डाउन, इट्स गिवन्स का गिवन लिखते हैं जी। ले जी 5वां न्यूमेरिकल क्या है जी? मैं आपके लिए 5वां न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। 5th numerical is the airplane wing is designed so that when the speed of air cross the top of wing, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने पढ़ा था कि how pressure and velocity relation helps the aeroplane to lift। कि भाई बर्नौलीज इक्वेशन की जो एप्लीकेशन प्रेशर और वेलोसिटी की का रिलेशन हमने पढ़ा था, उसकी मदद से जहाज़ उठता कैसे है। हम वहाँ पे उसी रिलेशन को इस्तेमाल यहाँ पे करने लगे। कहते हैं कि पर की ऊपर वाली साइड पे द टॉप साइड ऑफ द विंग हैज़ द वेलोसिटी ऑफ 450 मीटर्स पर सेकंड, जबकि नीचे वाली साइड पे वेलोसिटी है 410 मीटर्स पर सेकंड। व्हाट इज़ द प्रेशर डिफरेंस ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग? आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए। लें जी, हम कहते हैं कि लेट से ऊपर वाली जगह पे प्रेशर है, वेलोसिटी है V1 450 मीटर्स पर सेकंड, और जो नीचे वाली जगह विंग का बॉटम है वहाँ पे वेलोसिटी है 410 मीटर्स पर सेकंड। और यहाँ पे व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस ऑन द टॉप एंड बॉटम इफ द डेंसिटी ऑफ एयर रो इज व्हाट इज रो 1.29 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। अच्छा, जिसके बाद आगे चलते हैं। गिवन भी हो गया। Let's talk about required क्या है जी? आपको V1 भी है, V2 भी है, प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है, नीचे वेलोसिटी कम है। सो भाई पहले तो मुझे ये बताएं प्रेशर डिफरेंस कैसे आएगा, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ पे प्रेशर कम होगा? भाईजान ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट P2 माइनस P1। ये आपने कैलकुलेट करना है क्या है। लें जी, क्योंकि विंग एक ही हाइट पे है तो हम, अच्छा मैं ये पॉइंट जो मैंने बता दिया आपको फटाफट से, ये सस्पेंस था, ये बाद में बताना था। चलिए मैं इसी पॉइंट को भी आगे समझाता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, बट फॉर्मूला वी विल यूज़ हियर, वी विल यूज़ वंस अगेन बर्नौलीज इक्वेशन हियर। हम यहाँ पे फिर से बर्नौलीज इक्वेशन से हेल्प लेंगे कि P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 + 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। सो भाई हम इसी बर्नौलीज इक्वेशन की फिर से हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो विंग है उसका टॉप और बॉटम एक ही हाइट पे है। यहाँ पे हाइट का डिफरेंस कोई नहीं है, तो फिर हाइट वाला फैक्टर दोनों तरफ 0 हो जाएगा। क्योंकि देखें रो जी एच, इधर भी एच है, इधर भी एच है, डिफरेंस नहीं है। H1 H2 आपस में बराबर है। जब भी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो दोनों दे विल बी कैंसल्ड। तो हमारे पास रिलेशन क्या बचेगा, आगे सोल्यूशन में देखते हैं। सो सोल्यूशन में हमारे पास क्या रिलेशन बचेगा, ज़रा देखिएगा गौर से। हमारे पास रिलेशन बचेगा P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर, राइट। सो यू नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस। आपने प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज पुट कीजिए। P2 - P1 कैलकुलेट करना है, इसको उस तरफ ले जाइए, इनको इस तरफ ले आइए।
ये हो जाएगा P2 माइनस P1, ये इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 स्क्वायर। P1 माइनस P2 कैलकुलेट करना है, 1/2 रो को कॉमन ले लीजिए, V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। तो भाईजान वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 रो क्या है जी 1.29, V1 स्क्वायर इज दिस वन 450 का स्क्वायर माइनस 410 का स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स, कैलकुलेटर पे उंगलियां चलानी हैं, जैसे फेसबुक पर व्हाट्सएप पे चलती हैं वैसे कैलकुलेटर पे उंगलियां चलानी है और P2 माइनस P1 की वैल्यू निकाल लेनी है। हेयर P2 माइनस P1 विल बिकम व्हाट इट विल बिकम, आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी 22 kPa किलो पास्कल्स, 22 किलो पास्कल्स। राइट जी बच्चों, आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन में जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया वो 22 kPa आया। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्लेन होगा उस लेफ्ट मिल रही है 22 किलो पास्कल्स की, यानी कि उसके बॉटम पे जो प्रेशर, हाई प्रेशर है, कितना ज़्यादा ऊपर से कितना ज़्यादा है, 22 किलो पास्कल्स ज़्यादा है, यानी कि बॉटम से नीचे से उसे 22 किलो पास्कल्स की लेफ्ट ऊपर की तरफ मिल रही है, एंड दैट प्लेन विल टेक ऑफ, ऊपर निकल जाएगा, उड़ जाएगा। पॉइंट समझिए जी बच्चों। तो मिटाते हैं इसको, मिटा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप्स हो कि आपके लिए ये सवाल क्लियर होगा, सवाल समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ सवाल कोई एम्बिगुइटी नहीं रही होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल की जाने बढ़ते हैं जी, न्यूमेरिकल नंबर 6। लेट्स सी, न्यूमेरिकल नंबर 6 है मेरा बच्चा, कहते हैं अ रेडियस ऑफ अरोटा। अरोटा इज अ वेन, अ बिगर वेन, जो थोड़ी सी थिक होती है, इज 1 सेंटीमीटर। कहता है अरोटा का रेडियस, हमारी जो वेन है उसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, काफ़ी थिक वेन है। मैं यहाँ पे, अब जो बायो वाले अगर मेरे बच्चे सुन रहे होंगे, ये वाला न्यूमेरिकल लेक्चर सुन रहे होंगे, तो उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा अरोटा क्या है। वैसे मुझे भी इतना नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट। आई नो दैट दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेन विच इज लिटिल बिट थिकर देन अदर वेन्स। 1 सेंटीमीटर जिसका रेडियस ये, आई गेस ये को हार्ट के आसपास की होगी, ये मेडिकल वालों को ज़्यादा बेहतर पता है, बट वी नो दैट एज मच एज बीइंग अ फिजिसिस्ट हमें इतना पता है कि ये एक वेन है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, सो गिवन इज, व्हाट इज गिवन, अरोटा हैज अ रेडियस ऑफ R1 ऑफ 1 सेंटीमीटर। आगे, ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज अ स्पीड ऑफ 30 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। कहते हैं इसमें से जो खून बहता हुआ जा रहा है इसकी वेलोसिटी है 30 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। सेंटीमीटर्स पर सेकेंड को फॉरेन मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², नीचे सेकेंड एज इट इज रहेगा -2 भाई, तो ये हो गए मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, एज इट इज, सेकेंड को बेशक मिटा दें, ये आपके पास सेकेंड ऊपर आके -1 हो गए ना, तो डायरेक्टली आपके पास मीटर्स पर सेकंड में वैल्यू आ गई। उसके बाद आगे क्या कहते हैं कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड इन द कैपिलरीज यूजिंग द फैक्ट दैट ऑल्दो ईच कैपिलरी हैज अ डायमीटर ऑफ 8 × 10⁻⁻⁴। कहते हैं वो खून बहता हुआ आगे कैपिलरीज में जा रहा है, कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है। एक कैपिलरी थोड़ी सी बारीक वेन होती होगी जिसका डायमीटर जो है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर है। These are literally millions of them, कहते कैपिलरीज तकरीबन मिलियंस हैं, so that the total cross sectional is about 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कि सारे के सारे जोड़ें, जैसे एक मिसाल के तौर पे एक जो मार्कर है उसका डायमीटर लेट से 8 × 10⁻⁴ है। कहता है ढेर सारे मिलियंस ऑफ मार्कर्स हैं, इन सबको कैपिलरीज, इन सबको जोड़ा, इनका जो डायमीटर है वो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपने उनसे निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो नेक्स्ट एरिया, द सेकंड एरिया इज, जो दूसरा एरिया है वो कितना उसने दे दिया हुआ, A2 इज 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, यही है ना, वही मैं एक दफा दोबारा देख लूँ, यस यही है। सो रिक्वायर्ड क्या है जी, रिक्वायर्ड इज V2 हमें फाइंड करनी है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, गिवन भी है, रिक्वायर्ड भी है।
सो फॉर्मूला देख लेते हैं कौन सा लगना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे R1 से A1 कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला एरिया R, यूँ समझ लीजिए कि एरिया है, वेलोसिटी है, दूसरा एरिया है, दूसरी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चुप करके यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा दें, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं ज़रा सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे आते हैं जी। लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। अगले सोल्यूशन पे चलता हूँ। उसके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो भाई A तो है कोई नहीं हमारे पास A1 तो है कोई नहीं हमारे पास, तो R है। सो A इज इक्वल टू, पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी, पाई R स्क्वायर के इक्वल होता है। तो भाई A1 किसके इक्वल होगा? A1 वुड बी इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर, राइट। अब मेरे पास R1 सेंटीमीटर में, तो मीटर में 1 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये बन जाएगा पाई इंटू 1 × 10⁻² का स्क्वायर। तो ये बन गया पाई इंटू 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। A1 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। A1 है मेरे पास 1 × 10⁻⁻4, V1 है मेरे पास 30 × 10⁻⁻² इज इक्वल्स टू A2 है मेरे पास, फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 2000 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 2000 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और V2 है मेरे पास जो फाइंड आउट करना है। सो भाई V2 को एक तरफ रहने दें, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4, 30 × 10⁻⁻2 और नीचे आ जाएगा 2000 × 10⁻⁻4। सॉल्व किया, फाइनल आंसर वुड बी, डू इट ऑन द कैलकुलेटर, रन योर फिंगर्स ऑन द कैलकुलेटर और जवाब निकालना इसका। जो मेरे पास निकलता है 5 × 10⁻⁻4, 5 × 10⁻⁻4 मीटर्स पर सेकेंड। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया जी। सो लेट मी हाईलाइट इट। तो आगे से आगे चलते हैं जी। सो मेरे पास V2 के लिए एक रिलेशन आ गया। सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर, कौन सा था जी? न्यूमेरिकल नंबर 6 था। हमारा 6 न्यूमेरिकल भी डन हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 3 मजीद न्यूमेरिकल्स रह गए, तो बस फिर 3 न्यूमेरिकल्स करके फिर आगे चलते हैं। आगे चलिएगा, लेट्स मूव इट लिटिल बिट फर्दर ऑन न्यूमेरिकल नंबर 7। 7वें न्यूमेरिकल पे मूव ऑन करते हैं। 7वां न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ देता हूँ। कहते हैं हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग इज 3.0 मीटर्स पर सेकेंड। इट कैन रिपेलिश द एयर in a room of 300 meter cube volume in every 15 minutes. Assume that the air density remains constant. लीजिए सवाल मैं आपको समझाता हूँ। कहता है हीटिंग डक्ट है, जैसे सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर्स होते हैं वैसे सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम्स भी होते हैं उन मुल्कों में जहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है। तो कहता है एक सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम है जिसने 3 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से हवा फेंकनी है। हवा जो निकल रही है उसमें से वो कितनी है? 3.0 मीटर्स पर सेकेंड। और भाई कितना बड़ा रूम है जिसको उसने गर्म करना है? 300 मीटर्स क्यूब का रूम है। द वॉल्यूम ऑफ रूम इज गिवन 300 मीटर्स क्यूब। अब वो कहते हैं कि वो हर 15 मिनट के बाद इतनी हवा फेंक रहे, टाइम इज गिवन। तो बताओ भाई उस डक्ट का एरिया कितना होना चाहिए, कितने डक्ट होनी चाहिए कि उसमें से इतनी हवा निकल सके? एरिया कैलकुलेट करना है। सो देखें, वॉल्यूम इज गिवन, टाइम इज गिवन, वेलोसिटी इज गिवन, एरिया फाइंड करना है। तो भाई गिवन मैं बोली जा रहा हूँ, लिखना है किसने? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू द वेलोसिटी इज गिवन, वेलोसिटी इज 3.0 मीटर्स पर सेकेंड। फिर मैंने कहा और क्या चीज़ गिवन है? और है जी वॉल्यूम इज गिवन, कैपिटल V इज गिवन दैट इज 300 मीटर्स क्यूब। ओके, और क्या चीज़ गिवन है जी? इसके बाद आगे चलते हैं। टाइम इज गिवन, टाइम इज 15 मिनट्स। सो भाई ये जो है ना
क्योंकि ऐसा यूनिट में नहीं है तो उसको फॉरन ऐसा यूनिट में 1 मिनट से पहले कन्वर्ट कर लो। मिनट्स हैं, सेकंड्स में करना है 15 इंटू 60, तकरीबन 900 बनता है। तरह कितना बनता है बताइएगा कंप्यूटर जी, बताइएगा कितना बनता है। 900 बनता है। तो टाइम इज 900 सेकेंड्स, राइट। सो आपके पास टाइम की वैल्यू सेकंड में आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको कैलकुलेट करना है एरिया। सो रिक्वायर्ड इज एरिया सोल्यूशन। अब बल्कि फार्मूला की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वी विल अप्लाई हेयर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज वॉल्यूम फ्लो रेट V/T। तो भाई सोल्यूशन साथ ही फौरन एकदम से सोल्यूशन पे आ गए। सो भाई यहाँ पे वैल्यूज पुट की, देखिएगा जरा क्या बनता है। हेयर एरिया यू हैव टू कैलकुलेट, बाकी तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। एरिया, वेलोसिटी है 3 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम है 300 ओवर टाइम है 900, कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। सो जनाब ज़रा देखिएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/3, ये 3 भी नीचे आ जाएगा। तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1/6 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सेकंड्स में सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें तो इसका सेंटीमीटर्स में जवाब बनता है हाउ मच, दैट इज ऑलमोस्ट सेंटीमीटर्स में इसका जवाब। बल्कि ये तो एरिया ना, उसने रेडियस पूछा हुआ, जवाब मैंने देखा दैट इज इन रेडियस। तो भाई इसको रेडियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस ज़रा वो देख लीजिएगा 1 मिनट में। यू नो दैट एरिया इज इक्वल टू πr²। सो आपको रेडियस चाहिए था, ये 1/6 है, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको r की वैल्यू चाहिए, सो r² इज इक्वल टू 1/π इंटू 6। लेट्स कैलकुलेट, इट्स अंडर रूट लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फाइनली, क्या आएगी जी? Yes, 19 centimeters. So final answer would be 19 centimeter after you will put all the values here. So ये लीजिए आपका ये वाला numerical done, numerical is gone. Simple equations आपके सामने है, सिंपल चीज़ें लगा रहा हूँ, कोई टेक्निकल चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट, यहाँ पे से मिटाने लगा हूँ। अच्छा जी बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं जी। अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। वंस अगेन एरोप्लेन वाला न्यूमेरिकल है, वैसे प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन, वही इक्वेशन वही कॉन्सेप्ट इस पर लगेगी। कहता है एन एरोप्लेन इज डिजाइन, an aeroplane design calls for a lift due to the net force of moving air on the wing of about 1000 newtons per meter square on the wing area। कहते हैं कि एक एयरप्लेन का डिज़ाइन ये डिमांड करता है, ये मांगता है, कहते हैं एयरप्लेन के डिज़ाइन में इस तरह की डिमांड है कि उसमें नीचे वाली एयर की वजह से विंग पे 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फोर्स लगनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1000 न्यूटन की फोर्स लगनी चाहिए। अब कहते हैं assume that air flowing past the wing of an aircraft with streamlined flow if the pressure of flow past the lower wing surface is 160 centimeters per square। अब वो कहते हैं नीचे वाले विंग पे, नीचे वाली साइड पे जो सरफेस है उस पर वेलोसिटी जो है 160 है। देखिए मैं समझाता हूँ ज़रा इसको आपको, ये तसल्ली के साथ, पहले पूरा पढ़ लो फिर आपको तसल्ली के साथ समझाता हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि आपके ना तासुरात देख के आपको समझ में नहीं आ रहा। What is the required speed over the upper surface to give the lift of 1000 newtons per meter square? The density of air is 1.29 kilograms per meter cube and assume maximum thickness of wing to be 1 meter। आया बड़ा मजे का सवाल है। मैं आपके सामने ना विंग की साइड ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए कि ये ऐसे विंग की एक साइड आप देख रहे हैं, देखिएगा बच्चों,
सपोज कर लें कि ये विंग का क्रॉस सेक्शनल साइड व्यू आप देख रहे हैं, यानी यूँ समझ लें कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, ये आप मेरे सामने से देख रहे हैं, अब आप मेरा एक ऐसा साइड व्यू देख रहे हैं। सो ये जहाज़ का पर आप इस साइड से देख रहे हैं ऐसे, वैसे जहाज़ का पर आप ऐसे देख रहे होते हैं, यानी ये साइड ऊपर वाली, अब जहाज़ का पर ऐसे आप दिस साइड से देख रहे हैं, दिस साइड इज अ साइड व्यू। अब वो कहते हैं पर की जो ऊपर वाली सरफेस है ऑब्वियसली वहाँ पे वेलोसिटी हाई है, क्योंकि आपको लिफ्ट चाहिए, उठाना है उसको, यानी कि नीचे प्रेशर इज हाई, जरा जज्बाती हो गया, नीचे जो है वो प्रेशर हाई है, हाई लिखा नहीं था सही, ऊपर प्रेशर लो है, प्रेशर अगर लो है तो वेलोसिटी हाई है, ऊपर वेलोसिटी हाई है, नीचे वेलोसिटी लो है। कहते हैं भाई जो नीचे वाली वेलोसिटी है ना, दैट इज गिवन, उसको हम v1 कह रहे हैं। v1 इज 160 मीटर्स पर सेकंड, नीचे वाली वेलोसिटी 160 मीटर्स पर सेकंड है। ऊपर वेलोसिटी क्या हो, बड़ी अहम बात है, ऊपर वेलोसिटी क्या हो, कब? जब नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स जो लग रही है, जो डिफरेंस इन प्रेशर है, यानी कि ये P1 माइनस P2 वो 1000 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर के इक्वल हो, तब ऊपर वेलोसिटी क्या हो। ऊपर व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज V2 कैलकुलेट करना। ठीक है जी, अब बीच में से जो मैंने P हाई लिखा उसमें मैं डाल देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट देने के लिए लिखा था। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। सो नीचे V1 है दैट इज 160 मीटर्स पर सेकंड, और साथ ही कहता है कि ये जो इसका थिकनेस है ना, जो हाइट है, नीचे और ऊपर की हाइट का डिफरेंस है वो 1 मीटर है। यानी कि उसने साथ ही ये भी बता दिया भाई कि अगर नीचे वाली हाइट h1 है, ऊपर वाली हाइट h2 है, तो h2 माइनस h1 दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस है वो 1 मीटर का है। तो अब अगर आप इसी गिवन को यहाँ पे लिखें, गिवन को यहाँ पे शिफ्ट करें, जो चीज़ें मैंने वहाँ पे लिखी वो तमाम चीज़ें यहाँ पे ले आएँ, तो ये चीज़ें क्या बन जाएंगी भाईजान। V1 जो था दैट वाज 160, सिर्फ समझाने के लिए वहाँ पे लिखी थी मीटर्स पर सेकंड। h2 माइनस h1, नीचे और ऊपर की हाइट का डिफरेंस 1 मीटर का, नीचे ऊपर के प्रेशर का जो डिफरेंस है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो P1 माइनस P2 करो, नीचे वाली साइड 1 है, ऊपर वाली साइड 2 है। P1 माइनस P2 इज 1000 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है जनाब, पूछ रहा है V2 बताओ क्या है रिक्वायर्ड। V2, हाँ भाई V2 क्या वैल्यू निकलेगी। सो क्या यूज करेंगे, वी विल वंस अगेन यूज बर्नौलीज इक्वेशन हियर। फॉर्मूला इज P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ठीक है जी बच्चों, अब जरा देखिएगा, सिंपल इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना है, ऑल्टर करना है, तो भाई सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि आगे फिर जगह नहीं बनेगी। सो सोल्यूशन यहाँ पे घुसा दो। P1 माइनस P2 है आपके पास, तो बस फिर P1 माइनस P2 इधर लाके माइनस कर दिया। V2 फाइंड करना है, V1 है आपके पास, H2 माइनस H1 है तो उसको उधर ले जाइए, ये एज इट इज रहे, ये वाली साइड एज इट इज रहेगी, तो ये बन जाएगा प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये साइड उधर चली गई, इज इक्वल्स टू 1/2 रो V2 स्क्वायर, ये उधर चला गया था, यहाँ पे ये बच गया, ये इस साइड पे आएगा तो जगह रो G H2 माइनस रो G H1, रो G प्लस रो G H2 माइनस रो G H1। ठीक है जी, सो बस वैल्यूज आपने पुट करनी है। P1 माइनस P2 इज 1000 प्लस 1/2 डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.26, V1 इज 160 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रो इज 1.26, V2 स्क्वायर कैलकुलेट करना है और यहाँ से रो G कॉमन ले लें, H2 माइनस H1 इज 1। मजीद सॉल्व करें एक स्टेप और,
1000 प्लस 1/2 1.26 इंटू 160 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 1.6 V2 का स्क्वायर रो क्या है जी 1.26 इंटू जी 9.8 1 से मल्टीप्लाई के 1 आ गया। जब आप V2 कैलकुलेट करेंगे V2 को एक तरफ रखेंगे दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर इधर आके माइनस हो जाएंगी, बाकी फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.6 डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, इतना काम तो मैं आप पे छोड़ ही सकता हूँ। सो V2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास फाइनली 165 meters per second. So finally value I have got is 165 meters per second. Got it? नहीं जी, नहीं जी, गल सी सारी। आज एक लेक्चर में ना बड़ी ज़रूरी बात आप लोगों के साथ करनी है। मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, एवन मेरे स्टूडेंट्स प्लस देयर पेरेंट्स, एक बड़ी ज़्यादा बात आपके साथ अहम करनी है। सो लेक्चर ख़त्म होने फिर उसकी बात करूँगा इन दी एंड आई विल डिस्कस इट। नहीं जी, फिर एक आखिरी पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वी विल वाइंड दिस अप। सो आई एम गोइंग टू अरेज इट, होप सो कि आपने साथ लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा तो वीडियो पॉज करके आप यकीनन साथ लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स नोट फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 9 इज द लास्ट न्यूमेरिकल। व्हाट इज द गेज प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन from a stream of fire hose connected to the main to reach the vertical height of 15 meters। कहते हैं कि यार एक फायर ब्रिगेड का चैम्बर है जहाँ से पाइप आ रहा है, तो उस पाइप से ऊपर पानी भेजना है। वो जो सिटी मेन, वो जो फायर ब्रिगेड की टैंकी है उसे भरने के लिए जो 15 मीटर हाइट पे है, व्हाट इज द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कहते हैं प्रेशर डिफरेंस को, कहते हैं कितना प्रेशर डिफरेंस हो नीचे और ऊपर। ऊपर कितना प्रेशर ज़ाहिर है, नीचे से ऊपर पानी भेजना है तो भाई नीचे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर कम होना चाहिए, फिर ही प्रेशर ऊपर जाएगा। सो कहते हैं कितना प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए ऊपर पानी भेजने के लिए। अगर हाइट 15 सेंटीमीटर हो, 15 मीटर हो, तो आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो पहले उसके लिए आपको बिल्कुल टॉरिस थ्योरम की तरह वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो आपके पास हाइट है जी, आपको पता है क्या होती है। अब मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूँ ज़रा। सिर्फ इसका गिवन लिखूंगा ताकि टाइम नहीं है, अब बात भी करनी है आपके साथ, यहाँ पे बात को ख़त्म करूंगा। हाइट इज़ 15 मीटर, फिर कहता है कि जी की वैल्यू इज़ 9.8। वी ऑल नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। फिर कहते हैं गेज प्रेशर बताइए क्या होगा। बस उसने गेज प्रेशर पूछ लिया, P1 माइनस P2 के भाई नीचे और ऊपर के प्रेशर का फर्क क्या होगा। रिक्वायर्ड इज देयर, सो कम टुवर्ड सॉल्यूशन। बल्कि फॉर्मूला लगाते हैं जी यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा, वी विल सिंपली यूज द सेम बर्नौलीज इक्वेशन हियर। इवन P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P1 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। सो इस फार्मूले को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं आपके लिए, ये इस फार्मूले को मैंने वेंचुरल रिलेशन में कन्वर्ट करना है। भाई V1 इस तरफ आ जाएगा, अब P1 थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पे, ये 2 है, ये इस तरफ आ जाएगा। P1 माइनस P2 जो कैलकुलेट करना है। अब आपको याद होगा टॉरिस थ्योरम में हम, अब ये टॉरिस थ्योरम का ना इनवर्ट ऑपोजिट सवाल है। उसमें कहते थे कि ऊपर से पानी जब नीचे फ्लो कर रहा है तो नीचे वाले फ्लो की वेलोसिटी बहुत हाई होती थी, जो पानी नीचे आता था उसकी वेलोसिटी कम होती थी। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं हम पानी को ऊपर भेज रहे हैं, तो भाई जो नीचे वाला पानी कम हो रहा होगा उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। इस दिस V1 हैज़ अ वैल्यू ऑफ वेरी स्मॉल, तो भाई ये V1 ये वाली टर्म वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी। ये H2 माइनस H1 जो है वो ऑलरेडी गिवन है 15, आपको V2 चाहिए। सो फर्स्ट कैलकुलेट V2। अगर V2 आपके पास आ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके सामने, ठहर जाओ।
लिखूँगा। मैं चाह रहा था कि सिर्फ बच्चे खुद कर लें, लेकिन फिर मुझे याद आ गया बच्चों के बारे में, बच्चे मेरे कैसे शरारते हैं। अच्छा जी, 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस, ठीक है। मुझे इक्वेशन थोड़ी सी बर्नौलीज इक्वेशन टाइप बनानी है। चलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। वेंचुरीज रिलेशन, इतना लंबा पहले आपको समझाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। वेंचुरीज रिलेशन डायरेक्ट लिखता हूँ। मैंने आपको वेंचुरीज रिलेशन वैसे भी प्रूव करवाया हुआ है। इसी इक्वेशन को वेंचुरीज रिलेशन में कन्वर्ट करना है, तो भाई वो क्या था, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर। सो ये इसकी जो डिराइव्ड फॉर्म है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगना है। इसमें v अगर आपके पास आ जाए तो रो है डेंसिटी, आपके पास P1 माइनस P2 आ जाएगा, आपके पास v की वैल्यू नहीं। सो लेट्स कैलकुलेट v। v भी वैसे टॉरिसेलिस थ्योरम की तरह कैलकुलेट होगा, v इज इक्वल टू √2gh। तो भाई इसमें पहले तमाम चीज़ें पुट करें और v निकाल लें। 2g क्या है जी 9.8, h क्या है जी 15। सो वेलोसिटी विल बिकम हाउ मच, 17.1। सॉल्व किया ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी 17.1 मीटर्स पर सेकेंड। सो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो की वैल्यू आ गई 1.26, V2 का स्क्वायर इज 17.1 का स्क्वायर। सो P1 माइनस P2 विल बिकम हाउ मच 147 किलो पास्कल्स, राइट। अच्छा जी बच्चों, अच्छा कितनी मज़े की बात है, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, बच्चे घर बैठ कर लेक्चर सुन रहे हैं। दिस ऑफिशियल पोर्टल, ये जो हमारा पोर्टल है जिसमें टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं क्लासेस को, मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ा बेहतरीन पोर्टल है। बाज़ औक़ात टीचर्स की मीटिंग नहीं हो पाती पेरेंट्स के साथ, टीचर्स की इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ हो नहीं पाती, तो बच्चे जो हैं जब वो लेक्चर सुन रहे होते हैं और वालिदैन आस-पास आके बैठते हैं देखने के लिए कि हमारे बच्चे क्या लेक्चर सुन रहे हैं और लेक्चर की क्वालिटी क्या है, तो बाज़ औक़ात हम अपना पैगाम अपने उन वालिदैन को भी पहुँचा सकते हैं जो साथ बैठे हैं इस लेक्चर को देखने सुन रहे हैं। इसके अलावा पैगाम हमारा डायरेक्टली बच्चों के लिए भी है। तो जी अब ज़रा गौर से सुनिएगा पैगाम क्या। पैगाम ये है, हम जब न्यूमेरिकल्स की बीइंग अ साइंस टीचर, बीइंग अ फिज़िक्स टीचर एक बात करने लगा हूँ। हमारे बच्चों के साथ अलमिया क्या है, अलमिया बहुत बड़ा ये है, बस 1-2 मिनट आपके लूँगा लेकिन बड़ी फ्रूटफुल बात है। इवन अलमिया ये है कि हमारे बच्चे जब एफएससी में बड़े अच्छे मार्क्स लेके, बड़े अच्छे ग्रेड्स लेके आगे एंट्री टेस्ट के लिए जाते हैं, तो एंट्री टेस्ट में वो बच्चे जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे भी होते हैं मार खा जाते हैं। यानी कि इवन आई हैव सीन, अब मैं खुद एक एंट्री टेस्ट ट्रेनर हूँ, तो आई हैव सीन किड्स हैविंग 85-90% स्कोर इन इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, और एंट्री टेस्ट में उनका स्कोर 30%, 40% भी नहीं होता। मतलब मेरा एक और, मैं मतलब आई हैव सम स्टूडेंट्स इन माय सर्कल, जैसे एक स्टूडेंट था मेरा लास्ट ईयर, उसके प्री इंजीनियरिंग का था, उसके 960 मार्क्स थे प्री इंजीनियरिंग में, और यूटी के एंट्री टेस्ट में उसके 72 मार्क्स थे। अब अंदाज़ा करें, अब ये इतना बड़ा लैग, इतना बड़ा डिफरेंस, 72 कितने में से 400 में से, इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा लैग क्यों आता है? इतना बड़ा लैग है, इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए आता है मेरा बच्चा, क्योंकि हम अपने बच्चे की सोचने समझने की एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। अक्सर औक़ात ये होता है कि जब हम न्यूमेरिकल्स ना करवाएं या हम एक्सरसाइज ना करवाएं तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बच्चों की तरफ से आती है, सर न्यूमेरिकल्स तो आपने करवाए नहीं, न्यूमेरिकल्स तो हमने किए ही नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आपने करवाए नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो सॉल्व किए नहीं। इवन पेरेंट्स की तरफ से बड़ी शदीद रेजिस्टेंस आती है कि सर वो क्वेश्चन तो करवाए नहीं, वो पेपर में आ गया, अब हम क्या करें। मेरा बच्चा एक बात याद रखिएगा, और मेरे मोहतरम वालिदैन एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल ये बच्चे के लिए होते हैं कि उसने एक चैप्टर में क्या सीखा, इसकी लर्निंग आउटकम क्या है, ये उसके सॉल्व करने के लिए होते हैं। जब हमने चैप्टर थॉरली पढ़ा दिया तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट कि वो खुद अपने दिमाग को इस्तेमाल करे, जो नॉलेज उसने एक चैप्टर में सीखा है, जो नॉलेज उसने लर्न की। देखें, हम बीइंग अ टीचर एक मुकम्मल लेक्चर देते हैं, हम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं, हम आसान काम नहीं करते। आसान काम क्या है? बेटा ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक याद कर लें, बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक याद कर लें। वी चूज़ अ डिफ़िकल्ट पाथ, हम एक डिफ़िकल्ट पाथ को चूज़ करते हैं और कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट जो डिलीवर हुआ होता है
उसका मकसद उस वक्त फौत हो जाता है जब हम एक्सरसाइज भी अपने हाथों से खुद करवा दें, न्यूमेरिकल्स भी अपने हाथों से खुद करवा दें। सो उसकी जो असल मीनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसका तरीका क्या होता है, उसका मैं आपको बता लगा कि पूरी ये बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया में इट इज़ अ क्राइम, इंटरनेशनल लॉ ऑफ स्टडी के मुताबिक ये क्राइम है कि बच्चे को आप एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। इट इज़ अ क्राइम, नहीं करवाए जाते, क्योंकि जब आप उसको इतनी स्पून फीडिंग की आदत डाल देंगे, उसके सोचने समझने की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। उसे हर चीज़ यही लगेगी कि भाई मेरे सामने ये आ गया, मेरे सामने ये आ गया, मेरे सामने ये आ गया। मतलब फिर जब एंट्री में वो जाएगा जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स यही होंगे और सवाल खुद करने पड़ेंगे। अब टीचर लेट से 50,000 फिजिक्स के सवाल एक एंट्री के सेशन में करवा देगा, मगर सवाल अगर कोई और आ गया, कॉन्सेप्ट वही हुआ, तो बच्चा फंस जाएगा। अब वहाँ पे आपको कौन बचाएगा? वहाँ पे तो आपकी कंप्लेन भी किसी काम नहीं आएगी, वहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस भी किसी काम नहीं आएगी। वहाँ पे वही होगा जो आपका मार्क्स, जो आपकी मार्केट काउंट करेगी। सो अगर तो आप कॉन्सेप्ट्स लेके चीज़ों को खुद सॉल्व करने की आदत डालेंगे, बिलीव मी आपको शुरू में प्रॉब्लम होगी, शुरू में तंगी होगी, शुरू में सवाल हल नहीं होंगे, शुरू में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, फिर आप हेल्प लें, फिर आप टीचर्स की हेल्प लें कि सर मुझे ये सवाल में इस जगह प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप अपने यूनिक नोट्स की हेल्प लें, बेटर है आप टीचर की हेल्प लें। फिर जाके जब आप खुद सॉल्व करने के आदी हो जाएंगे ना, बिलीव करें थिंग्स वुड बी वेरी मच ईजी फॉर यू इन एंट्री टेस्ट एग्जामिनेशन में चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। इवन आपके लिए दुनिया में चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। हमारे बच्चों को आदत लग गई होती है, वाइट बोर्ड से देखा, नोट कर लिया, उसको बाद में रट लिया, लें अभी पेपर में आया तो वही छाप दिया। ये इट इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर अ स्टूडेंट। ये स्लो पॉइजन, मतलब माजरत के साथ मैं ज़रा खुली बातें करूँ तो खुली बातें हालांकि ज़रूरी है करने के लिए। एक डॉक्टर की जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने पेशेंट के साथ खुली बात करते हैं, इसी तरह एक जो मुअल्लिम है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के साथ खुली बात करे, सारी जो उसके लिए बेहतर है और जो उसके फ़ायदेमंद हो, जो उसके लिए नुकसानदेह। सो बच्चों, रादर देन not in physics, in every science subject, rather than complaining about numericals और exercise के नहीं की गई, हम तो करवाते ही नहीं, का तो एक पैटर्न है, करवाते ही करवाता है। तो हम अगर करवाते हैं, आप अपने तौर पे जब चैप्टर ख़त्म कर लें, आपको पता हो कि नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल्स या एक्सरसाइज का सेशन है, तो आप उसको पहले घर में बैठ कर सॉल्व करने की कोशिश करें। यही फ़र्क पैदा करेगा आप में और एक लोअर लेवल के स्टूडेंट में। अगर आप लोअर लेवल के स्टूडेंट भी हैं, अगर आप एवरेज लेवल के स्टूडेंट भी हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको लोअर लेवल से एवरेज लेवल से निकाल के ऊपर ले आएगी। तो हो सकता है आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप में ये आदत नहीं है, इसी वजह से आप लोअर लेवल पर रह गए हैं। आप में सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो बंद हो गई है। आपको सिर्फ देख के लिखने की आदत पड़ गई। सो खैर, बात बहुत लंबी निकल जाएगी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अपनी बात को यहाँ पर समेटते हैं, ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। लीजिए, आपका कोर्स जो था वो चैप्टर नंबर 6 पे यहाँ पे ख़त्म हो गया। नाउ योर 6 चैप्टर्स फिनिश्ड। दूसरा चैप्टर कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया, छठा कर लिया, फुल फ्लेज विद एक्सरसाइज एंड विद न्यूमेरिकल्स कर लिया। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, अपने सवालात को डिस्कस करें। यहाँ पे मुझे इजाज़त दें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।